नमस्कार। आज हम दो बैलों की कथा पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जानवरों में जो गधा होता है उसे सबसे ज्यादा बुद्धिहीन, बुद्धि से रहित अर्थात मूर्ख समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, परले दर्जे अर्थात अत्यंत बेवकूफ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद, निरापद अर्थात सुरक्षित सहिष्णुता, सहनशीलता ने उसे यह पदवी दे दी है। ठीक है, कि वो सचमुच बेवकूफ है गधा, या फिर वो ज्यादा सहनशील है, इस वजह से उसे गधा कहा जाता है या बेवकूफ कहा जाता है, या उसका सरल स्वभाव है इसलिए उसे बेवकूफ कहा जाता है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास अर्थात अचानक ही सिंघनी अर्थात शेरनी का रूप धारण कर लेती है। तो ब्याई हुई गाय जिसे अभी अभी बच्चा हुआ है, ऐसी गाय जो अचानक से सिंघनी का रूप ले लेती है, अगर उसे कोई छेड़े तो वो भी क्या करती है, गुस्सा प्रकट करती है, क्रोध प्रकट करती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। ठीक है, तो बताया कि कुत्ता क्या है, उसे सड़ी घास डाल दो वो भी खा लेगा, कितना मर्जी मार लो, कितना काम कर लो। ठीक है, तो वो कभी क्रोध करते हमने उसे नहीं देखा। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल का अर्थ होता है क्रीड़ा करना, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। स्थायी यानी कि हमेशा, विषाद अर्थात उदासी, हमेशा उसके चेहरे पे एक उदासी छाई रहती है। हमने ना उसे कभी कभी खुश देखा ही नहीं है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं। प्रकाष्ठा कहते हैं चरम सीमा को। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है कि है तो उसमें गुण ऋषि मुनियों के, हर स्थिति में वो समान रहता है ना, कभी वो सुख दिखता है कि सुख में वो खुश हो रहा है, दुख में दुखी हो रहा है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी मनुष्य जो है उसे क्या कहता है, बेवकूफ कहता है। तो क्यों कहता है भाई उसे बेवकूफ, क्या कारण है? सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, कि सरल स्वभाव होना संसार के लिए सही नहीं है, इसलिए उसे गधा कहते हो। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्योंकि अमेरिका में क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते। अब अफ्रीका में जो भारतीय रह रहे हैं, ठीक है, अब उन भारतीयों को जो है अमेरिका घुसने नहीं देता। क्यों नहीं देता? एक तो बेचारे शराब भी नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, बुरे समय के लिए। कु धन समय, कु मतलब बुरा, समय मतलब टाइम, तो बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं। जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, मतलब चार बातें सुन के गुस्सा नहीं करते, अगले को सुनाते नहीं, फिर भी बदनाम है। फिर भी अमेरिका इन्हें घुसने नहीं देता, इतनी सारी इनके अंदर खूबियां हैं। अमेरिका क्या कहता है, कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, कि जीवन जीने का जो तरीका है तो वे उस चीज को नीचा कर देते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। ठीक है, कि कोई उन्हें चार बात सुना रहा है, वो भी आगे से चार बात सुना दे, तो अगर ऐसा सब कुछ करते तो वो सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। ठीक है, तो जापान की मिसाल है सामने, उदाहरण सामने है कि एक विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में उसकी गिनती होने लगी। लेकिन गधे का छोटा भाई और भी है, जो उससे
कम ही गधा है। अब गधे का एक और छोटा भाई है जो उससे कम ही गधा है, कि वो भी उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा अलग है। वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी मिलते जुलते अर्थ में हम बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ का अर्थात बैल। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। जैसे आपने कहावत सुनी होगी ना, अंधों में काना राजा, वैसे ही बेवकूफों में बैल को सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। ठीक है, कि वो थोड़ा बहुत कभी एक आध बार गुस्सा कर देता है, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल, अड़ियल अर्थात जिद्दी बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से, रीतियां अर्थात तरीकों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अगर उसे कोई दिक्कत परेशानी होती है तो अपना असंतोष जो है, अपनी परेशानी प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है, कि गधा तो कुछ भी नहीं करता, वो कोई क्रोध प्रकट करता ही नहीं है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो झूरी एक व्यक्ति था, उसके दो बैल थे, उनके नाम थे हीरा और मोती। हमें जब चैप्टर हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें उन चैप्टर में क्या क्या कैरेक्टर हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में क्या क्या बताया गया है, तो इससे हमें उनके स्वभाव की, उनके चरित्र की विशेषताएं पता लगेंगी। तो वो सब चीजें हमें पाठ के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति मतलब अच्छी नस्ल के थे, देखने में सुंदर थे दोनों बैल। कौन से दोनों बैल? हीरा और मोती। काम में चौकस थे, अच्छे से काम करते थे। डील में ऊंचे थे, यानी कि उनका कद ऊंचा था। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, दोनों बैलों में बड़ा प्रेम था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। तो आदान प्रदान करते थे, बोल तो नहीं सकते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। एक जो है वो दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था नहीं पता था, पर दोनों में इतना भाईचारा था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें इसमें बैलों के व्यवहार से सीखी जाएंगी कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा इंद्रियां हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्य फिर भी, आज के समय में मनुष्य जो होता है फिर भी एक दूसरे के विचार नहीं समझ पाता, भाव नहीं समझ पाता है। ठीक है, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने में लगा रहता है। हम नहीं कह सकते, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ठीक है, कि वो दोनों बोल नहीं सकते लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, और जो जीवों में सबसे श्रेष्ठ जो मनुष्य है वो नहीं समझ पाता। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह का मतलब होता है लड़ाई के नाते से सींग नहीं मिलाते थे, ऐसे हंसी मजाक में जो है सींग मिला लेते थे। विनोद मतलब हंसी मजाक में। आत्मीयता के भाव से, अपनेपन के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। जैसे जो घनिष्ठ दोस्त होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होने लगता है? धोल धप्पा, यानी कि हंसी मजाक में थोड़ा बहुत जो हाथापाई सी हो जाती है उसे कहते हैं धोल धप्पा। तो इसी तरह से वो दोनों करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। अब हंसी मजाक ना हो तो वो दोस्ती क्या है? जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त भी दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते। अब हल जो होता है खेत को बहाने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, तो उसमें जब हल में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा रहती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। मतलब दोनों बैलों का आपस में इतना प्रेम था कि वो सोचता था मेरी गर्दन पर ज्यादा भार रहे हल का, वो सोचता था मेरी गर्दन पर ज्यादा भार रहे। ठीक है ना, वो सोचता था मैं ज्यादा काम कर लूं, वो सोचता था मैं ज्यादा काम कर। दिन भर दिन भर के बाद दोपहर या संध्या, संध्या कहते हैं शाम को, इवनिंग के टाइम को, दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद, नाद कहते हैं जिसमें पशुओं का चारा डाला जाता है खाने के लिए। खली भूसा
पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तो दोनों एक साथ जो है चारा खाते थे, अगर एक ने खाना छोड़ दिया तो दूसरा भी खाना छोड़ देता था। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। अब झूरी ने गोई अर्थात जोड़ी, हीरा या मोती की जोड़ी के लिए कोई शब्द का प्रयोग किया गया है, अपने ससुराल भेज दिया। ठीक है। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले, ठीक है, अब झूरी जो था उस अपने साले जिसका नाम गया था, उसको जो है उसने वे बैल दे दिए। गया को घर तक गोई ले जाने में दांत तो पसीना आ गया। तो उन दोनों बैलों को जो झूरी का साला गया था उसे अपने घर तक उन्हें ले जाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। दांतों पसीना आ गया एक मुहावरा है, मतलब उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। क्या मेहनत करनी पड़ी? पीछे से हाँकना तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगैया पकड़कर, पगैया कहते हैं रस्सी जो उनके गले में बंधी होती है, आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। ठीक है ना, नीचे करके जो जैसे एक चिल्लाने जैसे एक आवाज होती है ना, पशु जो चिल्लाते हैं उस तरह की एक आवाज करते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, अगर वे बोल पाते तो झूरी से पूछते तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो। ठीक है, तो वो झूरी से पूछते कि भाई हम काम भी सही से अपना काम कर रहे हैं, तुम हमसे और काम करा लेते, तो तुमने हमें क्यों बेच दिया, क्यों हमें घर से बाहर निकाल दिया। तो ये सब वो पूछते। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था, कि अगर हमें जितना काम कर रहे हो वो तुम्हें कम लग रहा था तो और काम करवा लेते हमसे। हमें तो तुम्हारी चाकरी, चाकरी अर्थात काम करने में, नौकरी करने में मर जाना कबूल था। ठीक है ना, कि हम काम करते करते मर जाते, पर तुम हमें अपने पास से दूर ना करते। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, जैसा चारा डाला हमने खा लिया, वो उसकी शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। ठीक है। अब संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, यानी कि वो गया के घर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद, नाद अर्थात पीछे क्या बताया था, ध्यान रखिए। तो नाद का मतलब होता है जहां पशुओं को चारा डाला जाता है, उस जगह की बात करी जा रही है, में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ने नहीं डाला, तो उन्होंने चारा नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था, दुखी हो रहे थे, क्योंकि वो अपने मालिक से बड़ा प्रेम करते थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लगते थे, सारे उन्हें पराये लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए, तिरछी नजरों से देखकर लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी कि गांव में जब सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले, यानी कि अपनी रस्सियां तुड़वा ली और घर की तरफ चले, और फिर झूरी के घर की तरफ चल दिए। पगहे बहुत मजबूत थे, रस्सियां बहुत मजबूत थी। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, यानी कि वो इतनी मोटी रस्सियां थी कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि कोई बैल भी उन्हें तोड़ लेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। ठीक है, यानी कि इनमें दो गुनी रस्सी आ गई थी, उनका मन नहीं लग रहा था। ठीक है, तो दोगुनी शक्ति आ गई जिससे वे रस्सियां उन्होंने तुड़वा ली, ऐसा लग रहा था। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, जहां पशुओं के बांधने का स्थान होता है, जहां पर वे बांधे जाते थे, तो वहीं पे वे खड़े हैं। तो झूरी जब सोकर उठा तो देखा क्या, बैल खड़े हैं। दोनों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव मतलब रस्सी लटक रही है दोनों के गले में। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हुए हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। मतलब दोनों की आंखों में गुस्सा झलक रहा है, प्यार वाला गुस्सा, कि भाई तुमने हमें वहां क्यों भेज दिया, क्यों बेच दिया, हमें हमारे साथ ऐसा क्यों किया। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। अब झूरी जो है बहुत खुश हो गया अपने बैलों को देखकर, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम आलिंगन
और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। तो झूरी ने उन्हें गले लगाया, प्यार किया उन्हें, तो वो बड़ा मनोहर दृश्य था। मनोहर मतलब मन को हर लेने वाला, इतना सुंदर दृश्य था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण थी कि दोनों बैल जो है भाई रात को ही वापस आ गए। बाल सभा ने निश्चय किया, बच्चों ने क्या निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अब अभिनंदन पत्र में उन्हें क्या देंगे? कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर और कोई भूसी। ठीक है, जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसे कहते हैं अभिनंदन पत्र। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। प्रतिवाद कहते हैं इसका कोई उत्तर किसी को सूझा नहीं। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अब झूरी की पत्नी ने जब बैलों को देखा तो उसे गुस्सा आ गया कि वापस आ गए ये तो, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया भाग खड़े हुए। झूरी ने कहा, अपने बालों पर यह आक्षेप न सुन सका। अब झूरी जो है यह आक्षेप मतलब आरोप नहीं सुन सका कि भाई उनसे काम नहीं हुआ। तो उसने जवाब दिया, नमक हराम क्यों है? चारा दाना कुछ न दिया होगा तो क्या करते? भाई कुछ खाने को नहीं दिया तो क्या करते? चले आए। अब झूरी की पत्नी को और गुस्सा आया तो गुस्से में और बोली। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं कि तुम ही खाना खिलाते हो, बाकी सब तो इन्हें पानी ही पिलाते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? अब झूरी की पत्नी गुस्से में, झूरी और गुस्सा दिला रहा है कि अगर चारा मिलता इन्हें अच्छे से तो ये क्यों भागते वहां से। अब स्त्री को और गुस्सा आ गया तो उसकी स्त्री ने, झूरी की पत्नी ने कहा, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। सहलाते जो हम हाथ फेरते हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। अगर वो खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते कि बहुत ज्यादा काम भी फिर उनसे करवाते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। अब उसने जो है उसकी स्त्री ने, उसकी पत्नी ने मजदूर को कह दिया कि इन्हें सूखा भूसा डालो, खली चोकर कुछ नहीं डालो। ठीक है, वही हुआ। मजूर यानी कि मजदूर को ताकीद कर दी, चेतावनी दे दी कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, दरवाजे की ओर देखने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो उन्होंने कहा थोड़े से इस पे खली चोकर डाल दे। तो मजदूर कहने लगा, मैं नहीं डालता, मालकिन ने मना करा है। तो वो कहता चुरा के डाल दे। कहता नहीं, जब मालकिन मुझे डांटेंगे तो तुम भी उन्हीं की साइड लोगे फिर। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। ठीक है, अब यहीं से इनका स्वभाव पता लगता है। मोती ने जो क्या करा, गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा और हीरा उसे संभाल रहा था। तो ऐसे ही हम आगे पाठ में देखने को मिलेगा। मोती को गुस्सा आता है, हीरा उसे शांत करता। तो इससे उन दोनों का स्वभाव पता लगता है। संध्या समय पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा। अब शाम के समय पहुंचे वे, मोटी सी रस्सियों में बांध दिया क्योंकि पहले वाली तो तुड़वा ली थी। और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया और अपने बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। तो उन्हें सूखा भूसा डाला और जो अपने खुद के बैल थे उन्हें अच्छे से खली चोकर वाला भूसा डाला।
दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। फूल की छड़ी से, छड़ी कहते हैं जो पतली सी डंडी होते हैं ना, मारने के लिए यूज करते हैं, तो वो कहता फूल की डंडी से भी नहीं मारता था, यानी कि बड़े प्रेम से रखता था। और यहाँ पे इतना अपमान हो रहा है, खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, कि उसकी एक कह देने पे ही दोनों अपना काम करने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उस पर मिला सूखा भूसा। कि एक दिन पहले रस्सी तुड़वा के भाग गए थे, तो गया ने उन्हें मजा चखा, यानी कि खूब अच्छे से मारा। अब मारा और फिर खाने को भी कुछ नहीं दिया, सूखा भूसा दिया। तो एक तो उनका सम्मान को ठेस पहुंची, वो चोट अलग, और ऊपर से खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था। नाद की तरफ आंख ना उठाई, यानी कि उन्होंने भोजन चारे की तरफ आंख तक उठाकर नहीं देखी। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। अब उन्हें गुस्सा था रात का, तो अब उन्होंने क्या करा, पांव तक नहीं उठाया। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, हीरा कैसा है, सहनशील है, उसकी नाक पर खूब डंडे मारे, तो मोती को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, काबू से बाहर हो गया उसका गुस्सा। हल लेकर भागा, जो हल जोत रखा था उसे लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। तो हल में जो भी लगा हुआ सामान होता है वो सारा टूट गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते। अब उनके दोनों फिर भाग लिए, अब उनके गले में जो बड़ी बड़ी रस्सी थे, इसलिए गया ने उन्हें पकड़ लिया। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। अब हीरा ने फिर कहा मोती से कि भागो मत। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार कहाँ से बचेंगे, मार से कहाँ तक बचेंगे। तो मोती कहता कि अब की बार जो है बहुत मारेगा ये। तो हीरा कहने लगा कोई बात नहीं, कि जब बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे, मार तो पड़ेगी ही। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। ठीक है। तो मोती फिर कहला कि लाठी लेकर आ रहा है, तो कहीं तो इसे मजा चका दूं, कि मार दूं मैं भी, इसके सींग विंग इधर उधर उछाल दूं इसे भी। तो हीरा फिर उसे समझा देता है। हीरा कहता, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो वो भी, एक पशु भी अपने धर्म को निभा रहा है, और आज के समय में एक मनुष्य भी अपने धर्म को नहीं निभा रहा। तो इस पार्ट से हमें यही सब चीजें सीखने को मिलती है, और इन्हीं पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखते चलो, अंडरलाइन करते चलो। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। ठीक है। ऐंठ कर रह जाना मतलब जो घमंड, जो अकड़, जो गुस्सा आया था वो अपने अंदर का अंदर ही रह गया उसके। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की। अब गया ने जो है उनके मारा नहीं, क्योंकि गया को भी मोती को देखकर पता लग रहा था कि उसे बड़ा गुस्सा आ रहा है, वो उसे मारेगा तो मोती भी जो है उसे उठा के पटक देगा, तो इसलिए वो चुपचाप ले जाके उन्हें घर पे बांध देता है। नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक, सहायक मतलब जो उसके साथ जो व्यक्ति आए थे, समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत है कि इस समय यही सही है, सलाह यही ठीक है कि इन्हें अब कुछ नहीं कहा जाए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली। सूखा भूसा डाल दिया, सब लोग भोजन कर रहे थे, तभी एक लड़की आई, वो दो रोटी लेकर आई और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हृदय को किस भोजन की आवश्यकता है, प्रेम के भोजन की आवश्यकता है। तो पेट तो क्या भरना, लेकिन हाँ हृदय जरूर भर गया, हृदय को थोड़ा प्रेम जरूर मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, कोई अच्छा व्यक्ति यहाँ भी रहता है। लड़की भैरव की थी। भैरव जो है गया का भाई था। ठीक है।
और लड़की की जो है माँ मर चुकी थी, वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी और वो सौतेली माँ जो है उस लड़की को बड़ा मारती थी। उसकी माँ मर चुकी थी, लड़की की सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। तो लड़की को इन दोनों बैल क्या लग रहे थे? अपनापन लग रहा था। बैलों के साथ भी ऐसा हो रहा था, वो भी अपना घर छोड़ के आए थे, वहां पिट रहे थे। लड़की की भी अपनी माँ नहीं थी तो उसके साथ भी मारती थी उसकी माँ भी, तो वो भी दुखी थी और बैल भी उस समय दुखी थे। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान यानी कि पशुओं के बांधने का स्थान। और रात को वही बालिका उन्हें दो दो रोटियां दे जाती। ठीक है, तो उसके हिस्से जो अपनी रोटी आती वो उन्हें खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते। ठीक है, तो प्रेम में इतनी ताकत है कि सूखा भूसा खा रहे थे लेकिन फिर भी दोनों पतले नहीं हुए, दुबले नहीं हुए। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। ठीक है, रोम रोम कहते हैं, तो दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह, गुस्सा था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता। ठीक है भाई, काम कराता है, खाने को सूखा भूसा देता है, तो अब नहीं कोई सहलाता है, कोई प्रेम नहीं करता है, तो अब सहा नहीं जाता। हीरा क्या करना चाहते हो? हीरा ने कहा, तो फिर क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। मोती कहने लगा कि एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, वह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो हीरा ये सब बातें कह रहा है, तो वो कितना सोच रहे हैं कि अगर हम एक आध को सींग पर उठाकर पटक देंगे तो भैरव कहीं मर ना जाए और उसकी लड़की जो है अनाथ हो जाएगी, जो हमें रोटी खिलाकर जाती है। तो मालकिन को ना फेंक दूं, तो वो कहता मालकिन को फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। फिर हीरा फिर समझा देता है मोती को कि औरत जात पर सींग चलाना हमारा धर्म नहीं है, हमारी जाति जो है औरतों पर सींग नहीं चलाती है। ठीक है, तो एक पशु धर्म का पालन कर रहा है, मनुष्य अधर्म का पालन करता जा रहा है। तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते। अब मोती को गुस्सा आ जाता है कि भाई तुम तो किधर भी नहीं मानते, कुछ नहीं करने देते, बताओ तुड़वा कर भाग चले कि अब रस्सी तुड़वा कर भाग ले। तो इस बात को जो है मोती स्वीकार करता है और वो जो है रस्सी तुड़वा कर भागते हैं। हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? अब इसका उपाय ढूंढते हैं। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। अब रस्सी बड़ी मोटी है, वो तो बेचारे टूटते चबाते हैं, खींचते हैं तो, लेकिन वो टूटती नहीं। तो अंत में जो है वो रस्सी जो है वो लड़की उन्हें देख लेती है कि वो ऐसे प्रयास कर रहे हैं, तो वो लड़की जो है उस रस्सी को खोल देती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा मतलब अचानक से, एकदम से घर का द्वार द्वार अर्थात दरवाजा खुला और लड़की निकली, वही लड़की निकली जो उन्हें रोटी खिला के जाती थी। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई और उसने उनके माथे सहलाए, लड़की ने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, उसने रस्सी खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? अब हीरा फिर सोचने लगा। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी कि यही उन्हें दो रोटी खिलाने जाती है, इसी ने रस्सी खोली होगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। बस हीरा ये बात कह ही रहा था, एकदम से बालिका जो है चिल्लाने लगी, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। ठीक है, तो लड़की ने चिल्लाई, आवाज लगाई कि ताकि उस पर कोई संदेह ना करे। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया, वह और भी तेज हुए, मतलब वो उनका पीछा करा तो वे और तेज भाग रहे थे।
तो बिना सोचे समझे हुए भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। अब गया वापिस आया कि गांव के कुछ एक आदमी को और लेके जाऊंगा, तो इतने में वे अपना भाग निकले, सीधे दौड़ते चले गए। यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा, रास्ता भी नहीं देखा। जाना तो उन्हें तो जूरी के यहाँ, लेकिन वो अब उन्हें रास्ता नहीं पता, क्योंकि वो तो भाग रहे थे। जिस परिचित मार्ग से आए थे, कि जिस रास्ते से आए थे, उसका यहाँ पता ना था। अब वो रास्ता उन्हें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। अब दोनों सोचने लगे कि अब करा क्या जाए। हीरा ने कहा मालूम होता है राह भूल गए। अब हीरा कहने लगा कि हमें लग रहा है रास्ता भूल गए। हीरा कहता तुम भी बेतहाशा भागे थे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। अब मोती ने कहा कि तुम तो बेतहाशा भागे जा रहे थे, वहीं मार गिराते गया को। तो हीरा फिर ज्ञान देता है कि उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। तो एक पशु अपना धर्म नहीं छोड़ रहा। दोनों भूख से व्याकुल, व्याकुल यानी कि बेचैन हो रहे थे, भूख लग रही थी। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। तो दोनों मटर खाने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। तो किसी के खेत में चर रहे थे, देख लेते थे, तो कभी कोई खेत का मालिक या कोई आ ना जाए, फिर मार पड़े। जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। अब पेट भी भर गया, अब उन्हें लग गया कि ठीक है, वहां से तो हम भाग कर आ गए। तो उन्हें खुशी हुई इस बात की। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, फिर अपना मस्ती करने लगे थोड़ी। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह एक खाई में गिर गया। जब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया। अब एक दूसरे को ठेल रहे थे, तो हीरा जो खाई में गिर गया, हीरा जो उठा, फिर उसने मोती को मारा, तो उसने लगा अब तो झगड़ा हो जाएगा, तो मोती जो है पीछे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। अब इनकी आजादी भी क्या होती है, स्वतंत्रता भी, किसी चीज की भी आजादी जो है आसानी से नहीं मिलती। उसके रास्ते जो है कठिन होते हैं, मार्ग में कई कठिनाइयां आती हैं। तो अगर हम उन कठिनाइयों को पार कर लेते हैं, तब हमें वास्तविक आजादी मिल जाती है। अब इनके रास्ते में भी इसी तरह से कठिनाइयां आएंगी, तो उन्हें हम नोट करते चलेंगे। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। तो कोई सांड जो है चिल्लाता चला आ रहा है। हाँ सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। अब दोनों मित्र एक दूसरे को देख रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, यानी कि सांड बहुत बड़ा है। उससे भिड़ जाना हाथ धोना है। अगर उससे हम लड़ेंगे, तो मतलब अपनी जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती। अब लेकिन ऐसे भी नहीं हो रहा कि उससे हम लड़ाई ना करें, हम साइड खड़े रहें और वो चला जाएगा, क्योंकि जिस जैसे वो उनकी तरफ आ रहा है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो वार करेगा इनके ऊपर। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा बुरे फंसे, जान बचेगी कोई उपाय सोचो। अब मोती कहने लगा आज तो बुरे फंस गए, कोई जान बचे ऐसा कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित चिंतित स्वर में कहा अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। कि अपने मतलब ये तो भागा आ रहा है, चला आ रहा है, ठीक है, तो इस टाइम ये कोई आरजू विनती कि हम इसके हाथ जोड़ेंगे या हम साइड में खड़े रहेंगे, तो इसे कुछ समझ नहीं आने वाला इस समय। भाग क्यों ना चले, हीरा कहता है भागना कायरता है, तो फिर यही मरो, बंदा 9 तो 11 होता है, और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। कि अगर नहीं दौड़ना है, तो फिर कुछ तो उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। ठीक है, कि दोनों जो है हम उसके एक साथ से उसके साथ भिड़ते हैं। मैं आगे से रगेदता हूं, ठीक है, कि मैं उसे आगे से घसीटूंगा, तुम पीछे से रगेदो, तुम पीछे से घसीटना, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा।
मेरी ओर झपटे तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, कि वैसे तो ये जाएगा नहीं तो लड़ना पड़ेगा इससे, तो उन्होंने लड़ने का उपाय सोचा कि दोनों जो है एक साथ उस पर वार करेंगे। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, तो सांड को अकेले अकेले से लड़ने का तजुर्बा था, अनुभव था, उसे भी संगठित दो चार से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मलयुद्ध करने का आदी था। मलयुद्ध कहते हैं कुश्ती करने का, सिर्फ एक से लड़ने का आदी था, अभ्यास था उसे। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। जैसे ही हीरा को मारने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे यह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे से फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि एकता में बल होता है। अगर दोनों एक एक करके लड़ते तो दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठते, लेकिन दोनों ने संगठित होकर लड़ा तो इसलिए वो जीत गए। तो ये हमें ये कहानी सिखाती है। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे, मतलब बड़ी खुशी हुई दोनों को। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं, कि सांड को जो है मैं मार डालूं। हीरा फिर अपना ज्ञान देता है उसे। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। कि जो बैरी कहते हैं शत्रु को, कि जो शत्रु गिर गया है घायल होकर, उस पर सींग नहीं चलाना चाहिए, अर्थात वार नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। मोती कहता है कि ये तो सब ढोंग है, कहने की बातें हैं, ऐसा मारो कि दोबारा ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी दो ही चार ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े। दोनों मित्रों को घेर लिया। अब दो आदमी आ गए उन्हें घास खाते हुए देख के, उसे मोती को, और उन्हें दोनों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, मेड़ कहते हैं खेत के साइड में था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, यानी कि सींचा हुआ खेत, यानी कि उसमें पानी दिया गया हुआ था खेत में, तो वो गीला था, मिट्टी दलदली थी, और दलदली मिट्टी में पैर फंस जाते हैं। उसके खुर खुर जो होते हैं, जो नखून उसके होते हैं, कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, उसके पैर जो है कीचड़ में धंस गए। पकड़ लिया गया, अब जो मोती जो है वो पकड़ा गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, संगी यानी कि जो उसका साथी है वो संकट में है, तो लौट पड़ा। अब हीरा भाग सकता था, ठीक है, हीरा जो है वहां से भाग सकता था क्योंकि वो साइड में खड़ा था, उन्होंने मोती को पकड़ा था। अब हीरा वहां से भागता नहीं है, तो यही क्या है, मित्रता की विशेषता है, ये सच्ची मित्रता की पहचान है। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। अब हीरा वापस आ गया तो उन्होंने उसे भी पकड़ लिया। सच्ची मित्रता का क्या गुण दिखाया गया है, तो वो आप यहाँ से नोट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए। कांजी होश मतलब जहां पर पशुओं को रखा जाता है, वहां बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। ठीक है, तो दोनों मित्रों के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा दिन बीत गया और कुछ खाने को नहीं मिला। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है, कि कैसा मालिक है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। अब कहते इससे तो गया इतना सूखा भूसा तो डाल देता था कम से कम। यहाँ कई भैंसे थी। अब काजी होश में देखो क्या क्या बंद था, अंडरलाइन करो। कई भैंसे थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। अब खाने को नहीं मिला तो आदमी कमजोर तो हो जाएगा। कई
तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। तो जानवरों की ऐसी हालत थी जो उसमें कांजी हो उसमें बंद थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, दरवाजे की ओर देखते रहते थे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। तो कच्ची मिट्टी, मिट्टी की दीवार बनी हुई थी, उसे चाटना शुरू करा जब कुछ नहीं मिला। पर इससे क्या तृप्ति होती, तो इससे क्या भूख मिटती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। अब हीरा को जो है गुस्सा आ गया। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, हीरा उसे समझाता है कि इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। हीरा कह रहा है कि सारी अकड़ निकल गई। अब मोती जो है वो इतना पिटा, तो अब वो कह रहा मुझसे कुछ नहीं होता। बाड़े की दीवार कच्ची थी, ठीक है, तो जहां पशुओं को बंद कर रखा था उस बाड़े की जो दीवार थी वो क्या थी, कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया, यानी कि मिट्टी का एक टुकड़ा निकलकर गिर गया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा, थोड़े थोड़े मिट्टी के टुकड़े गिरने लगे दीवार से। उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आया, ठीक है, आ निकला। हीरा का यह उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए, ठीक है, कई डंडे मार दिए उसने उसे। जब उसने काजी होश में हाजिरी लेने का मतलब कि कोई भाग तो नहीं गया है, कि जितने बंद करके गए थे उतने हैं या नहीं है। उज्जड़पन देखकर कि ये ऐसे दीवार तोड़ रहा तो उसने कई डंडे मारे, मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मार दिया। हीरा कहने लगा, जितना जोर था उतना मारा, कोशिश तो करी, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन पड़ गए। कि मोती कहता, अब ऐसा जोर ही क्या कि और ज्यादा बंध गए, पहले कम से कम रस्सी तो नहीं थी। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। तो यहाँ क्या सीखने को मिलता है, कितनी मुसीबत आए लेकिन हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती कहने लगा, कुछ परवाह नहीं। हीरा कहता, यूं भी तो मरना ही है, सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती। दीवार खुद जाती, हीरा कहता है कि सोचो अगर दीवार गिर जाती तो कितनी जाने बच जाती, कि जो पशु जो है यहाँ पे बंद है इन सब की जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोड़ लगाता हूँ। अब दोनों मिलकर, मतलब अभी भी वो खुद कष्ट में है लेकिन वो सामने वाले के कष्ट को महसूस कर रहे हैं, परवाह कर रहे हैं। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी। अब मोती कोशिश कर रहा है और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। प्रतिद्वंदी मतलब किसी सामने कोई शत्रु है, कोई मुकाबला करने वाला है, उससे लड़ रहा हो। तो इस तरह से जो है वो दीवार को गिराने का प्रयास करने लगा। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। तो 1 घंटे 2 घंटे उसने कोशिश की, जो दीवार जो है वो ऊपर से लगभग गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। अब मोती लगा हुआ है तो दीवार आधी गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, यानी कि जैसे ही दीवार गिरी तो जो जानवर बेहोश से पड़े थे उनमें थोड़ा सा जान आई। उठे, तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। दीवार गिर गई तो घोड़ियां जो है भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसे भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। तो सारे जानवर निकल गए, बस गधे रह गए। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर
पकड़ लिए जाए, तो एक गधा कह रहा कभी फिर से पकड़ लें, तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हीरा कहने लगा तो जब पकड़े जाएंगे, अभी तो अवसर है, अभी तो भाग जाओ। हमें तो डर लगता है, हम नहीं, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधे कहते हम तो यहीं पड़े रहेंगे, हमें तो डर लग रहा है कि कभी फिर पकड़ लें, फिर मारे। आधी रात से ऊपर आ चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे, भागे या ना भागे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ाने में लगा हुआ था। अब देखिए, अब मोती के पास भागने का अवसर था, लेकिन मोती नहीं भागा। तो सच्ची मित्रता की पहचान। वह जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। कि तुम चले जाओ और शायद फिर कभी मिल जाए हम कहीं। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में, यानी कि आज तुम समस्या में हो, परेशानी में हो, संकट में पड़ गए हो, तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। तो हीरा उसे समझा रहा है कि मैं तो बंधा हुआ हूँ और दीवार तोड़ दी और सारे पशु भाग गए हैं, तो सारे जानवर भाग गए हैं, तो सब लोग समझेंगे तुम्हारी, तुमने किया है ये सब, तो तुम्हें बहुत ज्यादा मारेंगे। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। ठीक है, कि अगर तुम्हें बंधन में बांध दिया, तुम्हें रस्सी में बांध दिया, तो मुझे कोई मारेगा तो क्या फर्क पड़ता है उसी काम के लिए। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। कितनी परवाह है, खुद कितने संकट में फिर भी कितनी परवाह कर रहे हैं कि चलो ये तो अच्छा है कि इतने सारे जानवरों की जान बच गई, ये भी सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। ठीक है, पहले उन दोनों गधों को सींग मार मार के निकालना पड़ा, ठीक है, और फिर अपने हीरा के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची। भोर यानी कि सवेरा होते ही मुंशी, जो चौकीदार था वहां का, और जो अन्य काम करने वाले थे वहां के, सब में खलबली मच गई। इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई। ठीक है, कि अब इस बारे में तो क्या लिखा जाए कि अब जब सारे जानवर भाग गए, दीवार टूट गई, तो ये काम मोती का था, क्योंकि उसी के गले में रस्सी नहीं थी, तो इससे उसकी बेचारे की खूब मरम्मत हुई, यानी कि उसे खूब पिटाई हुई। उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक त्रिन कहते तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यानी कि एक बार पानी पिला दिया जाता था, यही उनका आधार था, इसी से वे जी रहे थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठटरियां निकल आई थी। ठटरियां किसे कहते हैं? हड्डियां निकल आई थी, ठीक है ना, बस हड्डियों का ढांचा सा रह गए थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी कहते हैं छोटा सा ढोल डमरू जैसा। और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए। अब उन दोनों को निकाला गया, हीरा और मोती को। उनकी देखभाल होने लगी, थोड़ा सा उन्हें लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। कि तो मरने को हो रहे मृतक, यानी कि मृतक बैल, यानी कि जो मरने को हो रहे हैं, ऐसे मरे हुए बैलों को कौन खरीदेगा। सहसा यानी कि अचानक उनकी नीलामी की जा रही थी। अब सहसा यानी कि अचानक एक दड़ियल आदमी, दड़ियल यानी कि अच्छी खासी दाढ़ी थी जिसके मुंह पर, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत अत्यंत कठोर। मुद्रा यानी कि उसका शरीर की जो बॉडी थी, बॉडी लैंग्वेज उसकी बड़ी कठोर थी। आया और दोनों मित्रों के कुल्लों में उंगलियां गोद कर, मतलब उंगली घुसाकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। तो जब उसने उनके कुल्लों में उंगली गोद कर, ठीक है, उंगली डालकर मुंशी जी से बात करी, तो दोनों जो है उसका चेहरा देखकर दोनों जो है, दोनों का दिल कांप उठा। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे की को भीत नेत्रों से देखा। भीत यानी कि डरे हुए आंखों से एक दूसरे को देखा और सिर झुका लिया।
हीरा ने कहा गया के घर नाहक भागे, अब जान न बचेगी। अब वो कहता नाहक मतलब व्यर्थ, बेकार में ही हम गया के यहाँ से भागे कि अब तो हम और उससे ज्यादा बुरी जगह फंस रहे हैं। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। अश्रद्धा मतलब कि भगवान हम पर दया क्यों नहीं कर रहे। एक के बाद एक मुसीबत आई जा रही है। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। ठीक है कि एक बार तो भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचा लिया, तो उसने हमारे रस्से खोल दिए थे। एक आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएंगे। ठीक है, वो कहता है कि एक आदमी जो है छुरी चलाएगा कि हमें मार देगा काटेगा, तो वो दूसरा कहता है तो कोई बात नहीं, हमारी सारी चीजें किसी काम तो आएंगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले, दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। तो दोनों क्या कर रहे थे, कांप रहे थे, दोनों डर रहे थे दोनों। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय भय कहते हैं डर, डर के मारे गिरते पड़ते भागते जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। रहा कहते हैं रास्ते में गाय बैलों का एक रेवड़, रेवड़ कहते हैं पशुओं का एक झुंड, हरे हरे हार में चरता नजर आया, कि हरे हरे खेत में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, खुश थे, चिकने चपल सुंदर थे। कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा पागुर करता था, तो मस्ती कर रहे थे। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के साथ के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। तो सब लोग, कुछ पशुओं का झुंड देखा, सब लोग खुश थे, उछल रहे थे, तो वो सब कह रहे कि कितने स्वार्थी हैं, उन्हें हम लोग नहीं दिखाई दे रहे कि भाई हमें वे बचा सकते थे, तो दुखी हो रहे थे बेचारे। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। अचानक से दोनों को लगा कि ये तो रास्ता जाना पहचाना है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। याद आ गया कि ये रास्ते से जो है हमें गया लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी, मन में उत्साह आने लगा। उनके मन में एक आशा की किरण आई कि तो वही रास्ते हैं, वही सारी चीजें हैं। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब होगी। फिर एक बार हिम्मत आई कि ये तो जो है अपने ही झूरी के घर का ही रास्ता है। यह लो, अपना ही हार आ गया। ठीक है, अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया, कि हमारा घर जो है समीप आ गया है। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा इसे मैं मार गिराता हूँ। तो हीरा कह रहा है कि अब तो मैं घर जाऊंगा। तो मोती कहते हैं ये जाने देगा, तो हीरा कहते हैं इसे तो मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे। ठीक है, तो वो कहता कि थान यानी कि जहां पर उन्हें बांधा जाता था, झूरी जहां पे उन्हें बांधता था, तो कहता दौड़कर जो है वहां पर चलो। दोनों उन्मत्त होकर, मतलब बड़ी खुशी से होकर, बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। बछड़े कहते हैं छोटे छोटे, गाय के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो उछल कूद कूद करते हैं, ऐसे वो दोनों बैल उछल कूद करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। तड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों मित्रों की आंखों से आंसू, दोनों बैलों की आंखों से आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा यह मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। ठीक है, मवेशी खाना पशुओं को रखने की जगह होती है। कहता मैं तो वहां से लेकर आया हूँ। मैं तो समझाता हूँ चुराए लिए आते हो, मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हूँ, माफ कीजिएगा। तो वो कहता कि नहीं, मुझे तो लगता कि तुम इन्हें चुरा कर लाए हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी और को मेरे बैल नीलाम करने का क्या
इख्तियार है, मतलब क्या अधिकार है, क्या नियंत्रण है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, कि रिपोर्ट लिखवा दूंगा पुलिस स्टेशन में, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर, यानी कि बड़े गुस्से में, बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। तो उसे आदमी को, दड़ियल को जो है गांव के बाहर निकाल आया, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था कि कहीं वापस तो ना आए। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। तो मोती कहता, अगर वो मुझे पकड़ लेता ना तो मैं उसे इस बार बिना मारे नहीं छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा, पर उसके काम तो न आऊंगा, कि उस दड़ियल के काम नहीं आऊंगा। गोली मारे तो मरवा दे। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, कि जैसा चाहे वो हमारे साथ वैसा व्यवहार कर देता है। हमारी जान को कोई जान समझता ही नहीं, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, कि इसलिए हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, इतने सरल स्वभाव के हैं, सीधे स्वभाव के, तो हमारी जान को कोई जान समझता ही नहीं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया। तो झूरी ने जो है नादों में, उनके खाने की जो जगह थी उसमें भूसा, चोकर, दाना सब डाल दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, वो उनके ऊपर हाथ फेर रहा था, और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह मतलब उत्साह और उमंग मालूम हो रही थी। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो मालकिन ने भी आकर जो है दोनों बैलों को चूम लिया। ठीक है, तो इसी के साथ यह पाठ खत्म होता है। तो इस पाठ से हमें क्या नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं, हीरा और मोती के क्या क्या चारित्रिक विशेषताएं थी, कैसा उनका स्वभाव था, तो वो सब हमें इस पाठ में से सीखना चाहिए, पॉइंट बनाकर लिखने चाहिए। ठीक है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।